बीपीएससी टेस्ट सीरीज की दूसरी श्रृंखला में आपका स्वागत है। और टेस्ट सीरीज को आप ठीक से समझिए, ठीक से हल करिए, जिससे आपका जो 48 घंटे बचा है, कितना बचा है, 72 घंटे, 72 घंटे से भी अब 70 घंटे, 69 घंटे। और आपके लिए सिरदर्दी ये है कि इस साल नेगेटिव मार्किंग है, तो बिना पढ़े जो है आप तुकबंदी मत करिएगा। तो ऐसे हम जो पढ़ा रहे हैं ऐसे आप पढ़िए, तो हर क्वेश्चन आपको आसान लगने लगेगा, एनालिटिकल और काउंटर रिमार्क के साथ। तो क्वेश्चन है, लोक प्रशासक, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर मतलब नौकरशाही, मतलब आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईआईटीएस, जितने सेवाएं हैं। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? जो पब्लिक के साथ जन संबंधी समस्याओं को, जन संबंधी मैकेनिज्म को आपके लिए लागू करता है, और उस लागू करने के क्रम में जो रूल रेगुलेशन बनाता है कैसे होगा। तो लोक प्रशासक यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर मतलब आईएएस, एलाइड आईएएस, जो भी सरकारी कर्मचारी अधिकारी हैं सब मिला के, खाली अधिकारी नहीं, ध्यान दीजिएगा। लोक प्रशासक का मतलब खाली अफसर नहीं होता है, उसमें चपरासी से लेकर अफसर सब शामिल हैं। लेकिन लोग जो है एक अपने तरीके से बना लिया है कि नौकरशाही या लोक प्रशासक का मतलब सीधे अफसर। आप भी उतना ही महत्वपूर्ण है भाई। अगर चपरासी है, बाबू है, सेक्रेटरी है, पीएस है, तो उसके बिना शासन सत्ता चल पाएगी? नहीं चल पाएगी। सफाई वाला का रोल भी उतना ही जरूरी है, नहीं तो आप कूड़े में बैठ के थोड़े ना नौकरी करिएगा। तो इसीलिए सभी जो है सम्मिलित रूप से नौकरशाही या लोक प्रशासक की डेफिनेशन में, टेक्निकल डेफिनेशन में आते हैं। प्रैक्टिकली तो आपको भी मालूम है। तो क्या कह रहा है कि क्या काम है? नागरिकों हेतु मित्रवत नीति निर्माण जिससे समाज में स्थिरता हो। बात तो सही कह रहा है, क्यों? बात तो बिल्कुल सही है भाई। नीतियों का क्रियान्वयन और कमजोर वर्गों के हित में काम, ये भी सही है। मित्रवत नीति निर्माण का मतलब ये नहीं कि आप उसके साथ दोस्ती कर लेगा। मित्रवत नीति निर्माण का मतलब है कि आप उसके लिए बहुत आसानी से एक्सेस हो जाएंगे, बहुत आसानी से आपके साथ जो है वो मिल जाएगा। ये है उसका मतलब। आपसे मिलने जुलने के लिए उसको फ्रेंड टाइप की फीलिंग आएगी, न कि तानाशाह टाइप की फीलिंग आएगी। तो मित्रवत नीति निर्माण करना जिससे समाज में स्थिरता रहे, बात सही है। नीतियों का क्रियान्वयन कमजोर वर्गों के हित में कार्य, ये भी सही है। अब तीसरे पे आइए, बड़े पैमाने पर व्यवसायिक गतिविधियों एवं कारपोरेट जगत के हितों का संपोषण, यही गलत हो गया। यही गलत हो गया। आप सोचेंगे भाई कारपोरेट वर्ल्ड के इंटरेस्ट को भी तो उसे प्रोटेक्ट करना है, हितों का संपोषण करना है, ताकि वो लोग सुरक्षित रहें। तो ये उसकी ड्यूटी नहीं है कि उसके इंटरेस्ट के लिए आप काम करते रहें। उसका इंटरेस्ट अगर किल हो रहा है और उस इंटरेस्ट का समाज के लिए, देश के लिए, व्यवस्था के लिए अगर नुकसान है, तो आप थोड़ा ना कर देंगे। तो कारपोरेट जगत के हित का संपोषण प्राइमरी ड्यूटी नहीं है, बल्कि आपको सर्व समाज की बात का पोषण करना जरूरी है। अब समझ लीजिए कि कारपोरेट जगत का हित संपोषण करने के चक्कर में आप लग गए, वो कहेंगे घाटा हो गया, तनख्वाह नहीं दे रहे, बहुत लॉस हो गया, तो आप क्या कहेंगे कि ठीक है, या आप वेजेज एक्ट के हिसाब से कहेंगे तुम अपनी बिल्डिंग बेच के इसको तनख्वाह दो? यही कहेंगे ना। मिनिमम वेजेज एक्ट लागू है देश में, तो आप ये कहेंगे कि भाई मजदूर हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, तो मिनिमम वेज के हिसाब से इनको दीजिए। वो कहेगा पैसा नहीं है, तो कहिए अपना ये सब ताम झाम जो बिल्डिंग है बेच दो, जो मिलेगा इनको दे दो। ये काम है आपका। ये नहीं है कि वो कह दिया साहब घाटा हो गया, हम दिवालिया हो गए, और नीरव मोदी और कौन कौन भाग गया, विजय माल्या, तो आप उसको भगाने में सहयोगी अगर आप बन गए, तो वो ड्यूटी आपकी नहीं है। अब जैसे इतना सब बवाल के बावजूद जो विजय माल्या देश से भागे, तो क्या एयरपोर्ट पे जो ऑफिसर से देख नहीं रहे थे? तो आपने उसके हितों का संपोषण करते हुए भगा दिया। वो काम आपका नहीं था। आपका तो काम था पकड़ के रखना। भाग कहाँ रहे हो? इनका पैसा दो मजदूरों को, पहले कहाँ से दोगे? घर बेच के दो। बिल्डिंग है ना खड़ी, जमीन है ना, बेचो, नीलाम करो। सहारा प्रमुख के, राष्ट्रीय सहारा के जो प्रमुख जेल में रहे कई साल तक,
कहे पैसा नहीं है, तो कोर्ट ने कहा भैया अपना होटल बेचो, होटल बेच के इनका पैसा दो। तो आपका वो काम है कि सभी का हितों का संपोषण करें, न कि कारपोरेट जगत के हितों का। तो कारपोरेट जगत के हितों का संपोषण आप कैसे करते हैं, मैंने उदाहरण देके समझा दीजिए, वो आपकी ड्यूटी नहीं थी। तो बड़े पैमाने पर व्यवसायिक गतिविधियों के हितों का संपोषण तो करना है, इकोनॉमिक एक्टिविटी चलेगी, कमर्शियल तभी बात बनेगी, लेकिन कारपोरेट जगत के हितों का संपोषण नहीं करना है। उनके हितों का संपोषण उतना ही संभव है जिससे कि दूसरे का नुकसान ना हो, सब सर्व समाज के हितों का संपोषण होता रहे। फिर उनका इंटरेस्ट जो लीगल है, जो पॉलिसी में रूल में, उसके हिसाब से करिए। तो ये सेंटेंस गलत हो गया, तो इसे आप क्रॉस कर देते हैं। फिर विविध कानूनों को समूह संदर्भ के अनुरूप क्रियान्वयन। समूह संदर्भ का मतलब होता है कि आपका रेफरेंस ग्रुप, रेफरेंस ग्रुप का मतलब क्या होता है कि आप अभी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी की, और आप एसडीओ बनना चाहते हैं बिहार में, एसडीओ अब तो एसडीएम कहने लगे, वहाँ भी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। तो आपके लिए रेफरेंस ग्रुप कौन हो गया? एसडीएम। आप उसी की तरह स्टाइल मार के रहते हैं, उसी तरीके से बात करते हैं, वैसे ही कपड़ा वपड़ा पहनते हैं, वैसे ही नकल करते हैं बोलने का सब कुछ, तो वो हो गया आपका संदर्भ समूह, रेफरेंस ग्रुप। जिस चीज़ को, जिस भी चीज़ को आप अपने लिए एक रोल मॉडल समझते हैं, वो हो गया आपका संदर्भ समूह। तो ये कह रहा है कि विविध कानूनों का संदर्भ समूह के अनुरूप क्रियान्वयन। अब आप आईएएस हैं, एसडीएम हैं, तो क्या आप एसडीएम होने के बाद आपका आदर्श डीएम होगा? होगा ना। आप एसडीएम है तो आपको, आपके लिए रोल मॉडल क्या है? डीएम हो। आप सोचेंगे यार मैं भी 2 साल बाद या 10 साल जो भी है इनकी तरह डीएम बन जाऊंगा, तो आपका संदर्भ समूह हो गया। तो ये कह रहा है कि जो भी कानून है, तो क्या आप इनके रेफरेंस के हिसाब से इम्प्लीमेंट करिएगा। सेंटेंस टेढ़ा है लेकिन आसान लगने लगा है आपको। कोई भी कानून है तो आप ये तो कहिएगा कि नहीं कि ये मेरे बॉस हैं, डीएम साहब हैं, इनके लिए मैं ये रूल कैसे अप्लाई, कैसे गिरफ्तार करूं, ये तो कहिएगा नहीं। तो विविध कानून, जो भी नीति निर्माण हुआ है, जो भी कानून बना है, उसको इस तरीके से अनुरूप क्रियान्वयन नहीं करना है, ठीक है? नहीं तो गलत हो जाएगा ना, आपकी ड्यूटी गलत हो जाएगी। बल्कि विविध कानूनों का सामान्य रूप से सबके साथ समान व्यवहार करते हुए समानता के सिद्धांत पे आपको जो है क्रियान्वयन करना है। लेकिन आप ऐसा नहीं करते हैं। अगर आप एसपी हैं, गिरफ्तारी के लिए किसी नेता को कहा जाता है तो आप थोड़ा पीछे हट जाते हैं, और कोई ऐसे सामान्य नागरिक है तो वो आपका हवलदारे जाके गिरफ्तार करके लेके आ जाता है। तो आपको जो है इस तरीके का कानूनों का जो है व्यक्ति विशेष के संदर्भ के हिसाब से तो क्रियान्वयन नहीं करना है ना। तो यही कह रहा है कि ऐसे के हिसाब से क्रियान्वयन, मैंने ये भी गलत हो गया। तो ये बच गया केवल 1 और 2, ये वाला। तो ऐसे पढ़िएगा तब जो है आपको लिए आसान हो जाएगा सिलेक्शन लेना। आगे क्वेश्चन है नौकरशाही को लेकर के, भारत में नौकरशाही की क्या विशेषता है। तो नौकरशाही के बारे में लिख रहा है कि अनिर्वाचित अधिकारियों वाला प्रशासन तंत्र। क्या कह रहा है? अनिर्वाचित अधिकारी, निर्वाचित थोड़े ना होते हैं, क्या होते हैं? अनिर्वाचित तो सही है कि निर्वाचित न होना, निर्वाचन का उल्टा अनिर्वाचन। तो होता कैसे है? अनिर्वाचित तो नहीं होते, बात सही है, मतलब वो तो अपॉइंट किए जाते हैं, नियुक्त किए जाते हैं ना, अपॉइंटमेंट। अनिर्वाचित अधिकारियों वाला प्रशासन तंत्र, जिन्हें लाल फीताशाही के नाम से भी जाना जाता है, ये बात सही है। अगर वहीं ओ हटा देते तो गलत हो जाता। तो ये था थोड़ा सा इसमें लूप होल। तो लाल फीताशाही के नाम से जाना जाता है, ये बात सही है। तो लाल फीताशाही का क्या मतलब होता है? वो क्या लाल फीता थोड़ा ना गले में पहन के घूमता रहता है। लाल फीता का मतलब वही होता है शांता जी, कि जब फाइल आप देखते होंगे ऑफिस में, जो फाइल होती है ना, फाइल है ये, तो इसको बांधते हैं डोरी से, आप देखे होंगे।
तो इसका कलर लाल होता था। अब तो कोई भी कलर यूज हो, पहले हमेशा लाल होता था अंग्रेजों के ज़माने से। लाल मतलब डर, लाल रंग का मतलब क्या होता है? खतरा। जब अंग्रेज थे तो वो सारी बिल्डिंग जो है लाल रंग की पुतवा कर रखते थे कि आम आदमी को दूर से लगे कि खतरा है भाई, ठीक से जाओ यहाँ पे, है ना। तो वही परंपरा चली आ रही थी। अब तो डोरी किसी भी कलर की होती है, लेकिन ये शब्द की उत्पत्ति यहीं से हुई है, लाल फीता शाही। होता है हर शब्द का कहीं ना कहीं मतलब तो होगा ना। नक्सलवाड़ी का नक्सलवाड़ी गांव से था नक्सलवाद, तो लाल फीता शाही के नाम से जाना जाता है, बात सही है। और क्यों जाना जाता है वो मैंने आपको बताया। दूसरा कह रहा है कि सिविल कार्यपालिका के रूप में राजनीतिक कार्यपालिका से अलग। ये बात तो सही है। तो सिविल कार्यपालिका किसको बोलते हैं? नौकरशाही को। जो लोग अपॉइंटमेंट लेके आते हैं, नियुक्ति होती है सरकार की तरफ से, राष्ट्रपति महोदय की तरफ से। जब आप आईएएस बनिएगा, बीपीएससी में एसडीएम बनिएगा, तो लिखेगा द गवर्नर ऑफ बिहार इज हेयर बाई प्लीज्ड टू अपॉइंट यू एज ए मेंबर ऑफ बिहार प्रशासनिक सेवा, ब्रैकेट में एसडीओ। भारत मान बिहार के राज्यपाल आपको बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी के रूप में नियुक्त अपॉइंट करके बड़े खुश हो रहे हैं, ऐसी भाषा लिखी जाती है। और आईएएस वाले में अपॉइंटमेंट लेटर पे लिखा रहता है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज प्लीज्ड टू अपॉइंट यू एज ए मेंबर ऑफ इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, वट एवर। तो वो लोग खुश होते हैं आपको अपॉइंट करके। तो सिविल कार्यपालिका का मतलब हो गया जो ब्यूरोक्रेसी है, सीधा सीधा मतलब समझ लीजिए, जो नौकरशाही है उसको बोलते हैं सिविल कार्यपालिका। और जो राजनीतिक कार्यपालिका है वो समझ लीजिए कि सीधा सीधा मंत्रिमंडल, मंत्री परिषद, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है ना। मंत्री जब साइन करता है फाइल पे तो उसकी जिम्मेदारी नहीं होती है, जिम्मेदारी ब्यूरोक्रेसी की जो है वो उसकी होती है। तो ये बात सही है कि दोनों का के रूप में अलग है। वो ब्यूरोक्रेसी सिविल कार्यपालिका है, ये राजनीतिक कार्यपालिका है। निजी एवं लोक कार्यकलापों में स्पष्ट अंतर, ये बात भी सही है। निजी मतलब प्राइवेट, एवं लोक कार्यकलापों में स्पष्ट अंतर। प्राइवेट लाइफ आपकी कलेक्टर होने की या एसडीओ होने की अलग है, और पब्लिक एक्टिविटीज़ में जब आप जाते हैं तो वहाँ का एक्टिविटीज़ अलग है। अब घर में बैठ के आप गाना गा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, तो प्राइवेट लाइफ है। बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, होली मिलन कर रहे हैं, तो वो अलग है। आप वहाँ पे फॉर्मल थोड़े ना होते हैं। लेकिन जब लोक कार्यकलापों में जाते हैं, किसी 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 क्या बोलते हैं, स्कूल का कोई फेस्टिवल है, उसमें चीफ गेस्ट बन के जाते हैं, तो वहाँ जो है आपका रोल अलग तरीके का होता है, औपचारिक होता है। आप व्यक्तिगत जीवन में आप जो भी करना चाहते हैं करते हैं, उसका पब्लिक लाइफ से आपका कोई लेना देना नहीं है। ऐसी एक्टिविटी जो आप पर्सनल लाइफ में करते हैं, प्राइवेट लाइफ में, वैसा एक्ट जो है आप पब्लिक लाइफ में नहीं ना करेंगे। और वहीं पे बवाल होता है कि जब वो कहीं पर ऑर्केस्ट्रा डांस ड्रामा शुरू होता है तो ऑफिशियल जो है जाके वहाँ पे देखते हैं और नाचने लगते हैं। वो भूल जाते हैं कि मैं पब्लिक प्लेस पे हूँ, ना कि मुझे अपने बच्चे की शादी में आया हूँ। तो बच्चे की शादी में आप डांस करेंगे तो कोई कुछ नहीं कहेगा, और पब्लिक एक फोरम पे जाके डांस करिएगा स्कूल के प्रोग्राम में, तो आपको जो है अश्लील और अनबिकमिंग, बिहार गवर्नमेंट सर्वेंट बनने के लिए आप अनबिकमिंग यानी उसके लायक नहीं है, उसी में चार्जशीट देकर हटाया जा सकता है कि आप डांसर के साथ नाच रहे थे पब्लिक फोरम पे। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा, एसडीओ बनने के बाद काम आएगा आपके। तो प्राइवेट लाइफ और पब्लिक लाइफ में बिल्कुल अंतर है। जो काम आप प्राइवेट लाइफ में कर रहे हैं वो काम आप वहाँ नहीं कर सकते। फजल ऑफिस में गए और गाना गाना शुरू कर दिए। एक आईपीएस थे यहाँ यूपी में, काफ़ी सीनियर थे और उड़ीसा के रहने वाले थे,
नाम ध्यान नहीं रहा, कोई पांड्या करके थे। तो ऑफिस में जब जाते थे, लास्ट जब रिटायरमेंट 2-4 साल रह गया, तो वो राधा बन के जाते थे। वैसे ही जो है घूंघट उंघट डाल के और पूरा मेकअप, कहते थे मैं तो राधा हूँ। तो सरकार ने कहा भैया ऑफिस में तो मत आया करो, बाद में उनको हटा दिया नौकरी से। तो ये थोड़े ना कि अब आप जो है वहाँ राधा बन के चले गए। तो ये भी सही है कि स्पष्ट अंतर होता है, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि अरे यार मैं तो ऑप्शन हरकत नहीं कर रहा हूँ। ये कह रहा है कि क्रमशः सामान्यज्ञों यानी जनरलिस्ट के स्थान पर विशेषज्ञों के रूप में परिवर्तन। ये भी सही है। इसका मतलब ये है कि पहले जो है बीए, बीएससी, बीकॉम वाले लोग जो है ज़्यादा पास होते थे, तो वो जनरलिस्ट यानी टेक्निकल किसी बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन वो जनरलिस्ट एज एडमिनिस्ट्रेटर बहुत अच्छे होते थे। और धीरे धीरे इसका जो परिवर्तन है वो बीटेक, एमबीबीएस, सीए ये सब लड़के भी आने लगे। वही कह रहा है कि धीरे धीरे जनरलिस्ट यानी बीए, बीएससी, बीकॉम के बजाय बीटेक, एमबीबीएस, सीए में इसका परिवर्तन हो रहा है। अब तमाम अफसर आईएएस या पीसीएस या बीपीएससी में हैं जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है। वहाँ इंजीनियर का कोई काम तो होता नहीं है, प्रशासन चलाना है तो सामान्य है, लेकिन धीरे धीरे अब स्पेशलिस्ट के रूप में इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ये बात सही है। और पांचवा, अच्छा 5 है, अरे वाह। जब सदन में प्रश्न पूछा जाता है तो नौकरशाही का दिल धड़कने लगता है। ये कभी कभी ये सेंटेंस आता है नोट्स लिखने का, तो इसका मतलब सीधा है कि सदन मतलब हाउस, विधानसभा या लोकसभा, राज्यसभा, उसमें कोई मंत्री किसी विषय पे प्रश्न पूछता है तो उस विभाग का जो नौकरशाही ज्वाइंट सेक्रेटरी बैठा होता है, उसको दिल धड़कने मतलब थोड़ा सा वो नर्वस होने लगता है कि अरे यार क्या पूछ रहा है, जवाब तो मुझे ही देना पड़ेगा कि ये परियोजना क्यों 6 साल में पूरी नहीं हुई, टिहरी में जो पुल बन रहा है ये 8 साल 12 साल से क्यों नहीं बना। तो जवाब तो उसी को देना पड़ता है ना, काम भले कोई और कराता हो। तो ये बात सही है, तो इसमें सभी सही है, उपयुक्त सभी। आगे चलते हैं। 33, निर्गम मत सर्वेक्षण से क्या आशय है। 33, निर्गम मत सर्वेक्षण समझ रहे हैं आप, इसको बोलते हैं एग्जिट पोल। क्या बोलते हैं? एग्जिट पोल। एक होता है ओपिनियन पोल। क्या होता है? ओपिनियन पोल, ये आता है भैया। और दूसरा होता है एग्जिट पोल। ओपिनियन पोल पे तो प्रतिबंध कर दिया न्यायालय ने, सर्वोच्च न्यायालय ने पहले। इसमें था कि भाई आप वोट डालने से पहले जो है आपसे पूछा जाता था भाई किस पार्टी को वोट देना चाह रहे हो, और उसके आधार पे जो है एक रिपोर्ट तैयार कर दी जाती थी। और एग्जिट पोल होता है कि जब आप वोट दे के निकलते हैं उसके बाद पूछा जाता है कि भाई किसको वोट दिए हो। ये निर्गम मत सर्वेक्षण मतलब एग्जिट पोल की बात कर रहा है। तो ये कह रहा है कि चुनाव पूर्व मतदाताओं से किया गया प्रश्न कि किस पार्टी को वोट देंगे, ये तो हो गया ओपिनियन पोल, चुनाव से पहले पूछा तो ये गलत हो गया। बी कह रहा है चुनाव बाद मतदाताओं से सर्वे कि उन्होंने किसको वोट दिया, ये सही लग रहा है। तीसरा कह रहा है कि चुनाव वाले दिन मतदान करने वाले लोगों से पूछना कि किस पार्टी को वोट दिए एवं उस पर विश्लेषण करना, पूर्वानुमान करना। अब चुनाव वाले दिन मतदान करने वाले लोगों से पूछना कि किस पार्टी को वोट दिए, ये दोनों में क्या फर्क है बी और सी में? सी कह रहा है कि चुनाव वाले दिन ही, सेम डे, कन्फाइन कर रहा है। चुनाव वाले दिन का मतलब जो है कि जिस दिन चुनाव हुआ, सपोज 9 बजे से 5 बजे तक चुनाव हुआ, तो ये कह रहा है कि उसी दिन पूछना है। और इसमें कह रहा है कि चुनाव बाद अगला दिन भी हो सकता है। और देखिए कितना कन्फ्यूजन है ना। तो चुनाव वाले दिन जो है मतदान करने वाले लोगों से पूछना कि किस पार्टी को वोट दिए, उस पर विश्लेषण करना, ये नहीं है एग्जिट पोल। इसलिए नहीं है क्योंकि चुनाव वाले दिन 9 बजे से 5 बजे तक अगर
चल रहा है चुनाव, तो वोट डालने के बाद आप किसी आदमी से 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 13 बजे नहीं पूछ सकते। कब पूछेंगे? 5 बजे के बाद, तब तक वो घर चला गया होगा। तो ये है कि उस दिन तो आप पूछ ही नहीं सकते, क्योंकि उस दिन वोटिंग जो चल रहा है, तो उस प्रक्रिया में आप कंफ्यूज मत होइए। चुनाव वाले दिन 5 बजे से पहले तो मना ही है। और उसका अभिप्राय ये निकल रहा है कि चुनाव वाले दिन मतलब भाई तुम वोट दे के निकले और बताओ, वो मना ही है 5 बजे के बाद पूछना घर जाके। तो चुनाव बाद मतदाताओं से सर्वे की किसको वोट दिया, ये अप्रोप्रिएट है और सबसे सही है। आगे कह रहा डी में मतदान अधिकारियों को भी सर्वेक्षण करना है किस पार्टी के पक्ष में मतदान का ट्रेंड था। ये तो बेकार की बात है। तो ये चुनाव बाद और चुनाव वाले दिन का अंतर ठीक से समझ लीजिएगा भैया। आगे है 34 नंबर सवाल जो है, इंडियन डायस्पोरा, ये शब्द जो है बहुत प्रचलन में है, से संबंधित निम्न तथ्यों पर विचार करें। स्पष्ट शब्दों में टर्म एनआरआई पीआईओ, एनआरआई मैंने नॉन रेजिडेंट इंडियन, जो देश से बाहर रहते हैं, 6 महीने से ज़्यादा हो जाता है तो उनको एनआरआई बोलने लगते हैं। पीआईओ मतलब पर्सन इन इंडियन ओरिजिन्स, विदेशों में बस गए, विदेशी नागरिकता ले लिए हैं, लेकिन कभी उनके माँ बाप इंडियन थे या खुद भी इंडिया में पैदा हुए हो सकते हैं। और OCI है, ये ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, OCTS गलत लिखा है, OCI ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ये दोनों एक ही चीज़ है। अब तो दोनों के लिए एक ही टर्म यूज होता है, पहले अलग अलग था। ये कह रहा है कि ये डायस्पोरा, इंडियन डायस्पोरा का मतलब होता है कि जो NRI PIO OCI जो हैं हमारे देश से बाहर रहते हैं, जिनकी संख्या 30 मिलियन है। बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि बृहद समूह वाले लोग हैं जो समान विरासत के साथ अपने मूल स्थान से शिफ्ट होकर पूरे विश्व में फैले हैं। ये भी सही है। और भारत के साथ इनके कनेक्शन के कारण राजनयिक स्तर पर संबंधों को मजबूती प्रदान करते हैं, ट्रैक टू डिप्लोमेसी करते हैं। ये भी सही है। तो सीधा सीधा इसका मतलब समझ लीजिए, जस्ट ये रेफरेंस के तौर पे यूज किया गया स्टेटमेंट है, जो चारों सही है। तो डी इसका आंसर है। लास्ट सवाल मैं डिस्कस करूंगा, ये डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट क्या है। ये नाम से ही लग रहा है कि डबल टैक्स, दोहरा कर जो है न लगे, इसी से कुछ रिलेटेड है। ये कह रहा है यह एक दूसरे देश के साथ भारत की संधि जो करदाता को समान आय पर दोहरा कराधान से बचाती है। इसमें करदाता अपने मूल देश या निवासी देश में से किसी एक देश में आयकर देगा जहां पर 180 दिन कम से कम रहा हो। ये सही है। दूसरा कह रहा है कि एक प्रभावशाली रास्ता है जिससे बिना किसी भ्रम के क्रॉस कंट्री निवेश को बढ़ावा मिलता है जहां कर दरें कम है। ये भी सही बात है। आदमी उसी कंट्री में देता है जहां पे टैक्स रेट कम है। तीसरा कह रहा है राउंड पाइपिंग के माध्यम से टैक्स की चोरी भी होती है। ये भी सही है। आदमी जो है कहता है वहाँ दे दिया, यहाँ भी नहीं देता, यहाँ कह दिया कि वहाँ दे दिया, यहाँ नहीं दिया। तो इसका ट्रैक करना जो है बड़ा मुश्किल होता है। यह आप ही के ऊपर है, सरकार के पास ऐसा कोई मैकेनिज्म है नहीं, और मैकेनिज्म है तो बड़ा लंबा चौड़ा है। तो ये उपयुक्त सभी सही है। और डिटेल डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे और आगे का क्वेश्चन आपको मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। प्रीसा IAS का ऐप डाउनलोड करिए। और वे यूट्यूबर जो हमारे सब्सक्राइबर नहीं हैं और उसको वॉच करते हैं, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि उसको सब्सक्राइब कर दें चैनल को हमारे। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।